जो है तो पोस्ट ऊपर चले जाते हैं। और इस ऐसे जनरली देखा जाए तो वेतन आपका 10 साल के बाद इंस्पेक्टर का लग जाएगा, भले ही आपको प्रमोशन मिले ना मिले, डजंट मैटर। और प्रमोशन आपका होता है जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जो आप मार्क्स लाते हैं एग्जाम में, उस पे डिपेंड करता है कि आपको प्रमोशन किसको पहले मिलेगा और किसको बाद में मिलेगा। वहाँ पर जो एग्जाम लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है। मार्क्स में जो जी, कंपटीशन में तो लगता था वो ट्रेनिंग ही है जो यहाँ पे हम मजबूती से खड़े हैं चौबीसों घंटा ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि यहाँ ड्यूटी का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। कोई टाइमिंग बिल्कुल नहीं फिक्स है। आपको किसी भी वक़्त ड्यूटी करनी पड़ सकती है, आपका शिफ्ट बढ़ता है। आपका जैसे किसी दिन फर्स्ट आपकी ओडी लग गई, किसी दिन सेकंड ओडी लग गई, किसी दिन थर्ड ओडी लग गई, किसी दिन आपकी इवनिंग पेट्रोलिंग है, किसी दिन नाइट पेट्रोलिंग है, किसी दिन दीवा पेट्रोलिंग है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी उस दिन कौन-सी लगी है रोटेशन में आकर के। तो इस तरह से ये मेंटली तैयार रखना है कि हमें किसी भी टाइम ड्यूटी करना पड़ सकता है, बिल्कुल। और एक सब्जेक्ट की थोड़ी-थोड़ी नॉलेज गेन कर लेंगे उतने में आप, तब आपको सेट प्रैक्टिस बनाने में मज़ा आएगा और उससे पता चलेगा कि कौन-सी फील्ड में आप कमज़ोर हैं और कौन-सा फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। जो फील्ड आपका कमज़ोर है, उस टॉपिक को साइड में नोट करते चलना है, उसके बाद उन टॉपिक पे फिर से जाकर उस टॉपिक को पढ़ना है और फिर से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो घटाचक्र की बुक है, उसमें टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आप उससे उस टॉपिक को बनाइए। जी। सेट प्रैक्टिस के लिए मैंने 2-3 जो है सेट लगाए थे। एक तो सेट था एडुटेरिया का, दूसरा सेट था रुक्मिणी प्लेटफ़ॉर्म का सेट है। आपको पीएल दे दिया जाता है, सबको ग्रांट कर दिया जाता है लीव, तो सब कोई जा सकते हैं छुट्टी। इस तरह से होता है कई बार होली में, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सीनियर ऑफिसर्स पे। सीनियर ऑफिसर। जी, बिल्कुल। परमिशन लीव जो आपकी होती है। अब फिर आपका जो होता है यहाँ जिला में आने के बाद, तो यहाँ आपके 16 सीएल होते हैं, 20 सीपीएल होते हैं और फिर अर्न्ड लीव होता है। अर्न्ड लीव वो होता है जितने साल आप नौकरी करते हैं उस साल उस हिसाब से वो आपका अर्निंग लीव जो है तब बढ़ता जाता है। लेकिन अर्न्ड लीव लोग जल्दी नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसे बचा के रखते हैं इमरजेंसी टाइम के लिए। आपको हाँ, कुछ अगर मेडिकल इतनी इश्यू है तब आप वो सारी टाइप की लीव्स ले सकते हैं। फिर मैटरनिटी लीव होता है जो लड़कियों को मिलता है। तो इस तरीके की कई लीव्स हैं जो आपको मिलते हैं और साल भर में आप जोड़ लीजिए तो 20 आपका सीपीएल और 16 सीएल और आपकी अर्न्ड लीव। तो इस तरह से कुल मिला के छुट्टियाँ अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इसमें क्या ऑप्शन है, फ़ौज और इसमें इतना अंतर आ जाता है कि यहाँ पे आप अपनी फैमिली साथ रख सकते हैं। तो छुट्टियों की उतनी नीड भी नहीं पड़ती, जो सच्चाई वाली बात है। जो मतलब हमने वेतन उठाया ट्रेनिंग एकेडमी में, वो 49,200 कुछ रुपए थे। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। मेरे साथ प्रिया झा हैं, वर्तमान समय में दरोगा हैं। तो इनसे आपका जितना भी क्वायरीज था कि सर वेतन क्या मिलता है, किस तरीका से प्रमोशन होता है, कौन कौन अन्य सुविधा मिलता है, किस तरीका से पीटी की तैयारी करें, मेंस का क्या रणनीति होना चाहिए, किस तरीका से सेट प्रैक्टिस करें और कैसे, चूंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फिजिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो संपूर्ण जानकारी इनसे लेंगे। प्रिया झा जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ और उन्हें जो चीज़ें मेरे पास है उन्हें मैं शेयर कर सकूंगी आपके माध्यम से। सबसे पहले आपको बता दें, चूंकि अभी ये ड्यूटी कर रही थी, मैं बाहर से देख रहा था, ये नहीं मुझे जान रही थी कि मैं आया हूं, फिर भी मैं देख रहा था। आप लोग बोलते हैं कि लेडीज, लड़कियां जो होती है वो पीछे क्यों नहीं है, तो इसकी एग्जाम्पल है। बहुत जबरदस्त जाम लगा हुआ था, मात्र 2 से 3 मिनट में इन्होंने उस जाम से निजात पाया। और जो भी लड़कियां हैं सभी को मैं यही कहूंगा कि आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा को जरूर बढ़ाएं, ताकि बिहार बहुत आगे जाए और आपका समाज बहुत आगे जाए, देश आगे जाए। यही मेरा आप सबका शुभकामना है। सबसे पहले आप बताइए, आप लोग का अभी वर्तमान समय में यदि देखा जाए ट्रेनिंग के टाइम में कितना वेतन मिलता था? ट्रेनिंग के समय में जब हमारा पहला वेतन मिला था वो 45,000 मिला था। 45,000। हाँ, 45,000 कुछ रुपए मिले थे। फिर उसके बाद डीए जिस तरह से बढ़ता गया, फिर वो सब एरियर के तौर पे पैसा मिल गया। और फिर लास्ट जो मतलब हमने वेतन उठाया ट्रेनिंग एकेडमी में, वो 49,200 कुछ रुपए थे। वेतन में इसलिए पूछा पहली बार, चूंकि आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को लगेगा और पढ़ने में जुनून आएगा। वेतन से बहुत जुनून आ जाता है पैसा को देखकर, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें। ये आपका बहुत जबरदस्त वेतन मिलेगा। मैम, और अन्य सुविधा क्या क्या आपको मिलता है? अन्य सुविधा जैसे अब जब आप ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर तो ऐसे कुछ खास नहीं, एक मेडिकल अलाउंस है जो आपको वहाँ पे भी मिलेगा और एक जो अदर अलाउंसेस है 3,000 रुपए की, वो आपको ट्रेनिंग सेंटर में भी मिलेंगे। और आफ्टर ट्रेनिंग जब आप जिला में आ जाएंगे तो आपको हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, एचआरए जिसे कहते हैं, व्हीकल अलाउंस मिलता है, सिटी अलाउंस मिलता है। ऐसे कुछ तरह के अलाउंसेस हैं जो आपको आपको जिला में आने के बाद मिलते हैं। यानी आपकी वेतन में कम से कम मेरे को लगता है कि 6 से 7,000 की बढ़ोतरी हो जाती है। जी, जी। एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे ये डरते हैं या बच्चियां जो तैयारी करती हैं उनको लगता है कि बिहार दरोगा और पुलिस में, यानी जो भी इसमें छुट्टी नहीं मिलता है, किस तरीका से आप लोगों का ड्यूटी है, किस प्रकार से छुट्टी मिलता है?
देखिए, छुट्टी मिलता है, ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं मिलता है। ट्रेनिंग एकेडमी में जब आप रहिएगा तो पूरे साल भर में आपको 10 टीएल दिया गया है, ट्रेनिंग लीव कहते हैं जिसे। और बीच-बीच में कई बार अगर जैसे आपको जिला भी भेज दिया जाता है ड्यूटी के लिए, या एक होता है आपको पीएल दे दिया जाता है, सबको ग्रांट कर दिया जाता है लीव, तो सब कोई जा सकते हैं छुट्टी। इस तरह से होता है कई बार होली में, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सीनियर ऑफिसर्स पे। सीनियर ऑफिसर। जी, बिल्कुल, परमिशन लीव जो की होती है। अब फिर आपका जो होता है यहाँ जिला में आने के बाद, तो यहाँ आपके 16 सीएल होते हैं, 20 सीपीएल होते हैं और फिर अर्न्ड लीव होता है। अर्न्ड लीव वो होता है जितने साल आप नौकरी करते हैं उस साल उस हिसाब से वो आपका अर्निंग लीव जो है तब बढ़ता जाता है। लेकिन अर्न्ड लीव लोग जल्दी नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसे बचा के रखते हैं इमरजेंसी टाइम के लिए। आपको हाँ, कुछ अगर मेडिकल इतनी इश्यू है तब आप वो सारी टाइप की लीव्स ले सकते हैं। फिर मैटरनिटी लीव होता है जो लड़कियों को मिलता है। तो इस तरीके की कई लीव्स हैं जो आपको मिलते हैं और साल भर में आप जोड़ लीजिए तो 20 आपका सीपीएल और 16 सीएल और आपकी अर्न्ड लीव। तो इस तरह से कुल मिला के छुट्टियाँ अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इसमें क्या ऑप्शन है, फ़ौज और इसमें इतना अंतर आ जाता है कि यहाँ पे आप अपनी फैमिली साथ रख सकते हैं। तो छुट्टियों की उतनी नीड भी नहीं पड़ती, जो सच्चाई वाली बात है। ड्यूटी आप लोग का ड्यूटी आवर क्या है, थोड़ा सा बताइए। बहुत सारे लोग डर जाते हैं ये सब देखकर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें हिम्मत लानी चाहिए, उन्हें हिम्मत से सामना करना चाहिए। ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग सच में इतनी मच नीडेड है कि अगर वो ट्रेनिंग आपको ना दी जाए तो आप ज़रूर है कि आप जिला में आने के बाद इस तरह की टफ सिचुएशन ना फेस कर पाएँ। क्योंकि मुझे लगता था कि जब हम ट्रेनिंग पीरियड में जब यहाँ पे आते थे बीच-बीच में डेपुटेशन में, तो लगता था वो ट्रेनिंग ही है जो यहाँ पे हम मजबूती से खड़े हैं चौबीसों घंटा ड्यूटी करने के लिए। क्योंकि यहाँ ड्यूटी का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। कोई टाइमिंग बिल्कुल नहीं फिक्स है। आपको किसी भी वक़्त ड्यूटी करनी पड़ सकती है, आपका शिफ्ट बढ़ता है। आपका जैसे किसी दिन फर्स्ट आपकी ओडी लग गई, किसी दिन सेकंड ओडी लग गई, किसी दिन थर्ड ओडी लग गई, किसी दिन आपकी इवनिंग पेट्रोलिंग है, किसी दिन नाइट पेट्रोलिंग है, किसी दिन दीवा पेट्रोलिंग है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी उस दिन कौन-सी लगी है रोटेशन में आकर के। तो इस तरह से ये मेंटली तैयार रखना है कि हमें किसी भी टाइम ड्यूटी करना पड़ सकता है, बिल्कुल। देख लीजिए, इस ये पूछने का मतलब ये था कि आप लोग यदि चाहते हैं बिहार की सेवा करना, देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आप बताइए, आप लोग का प्रमोशन किस तरीका से होता है? देखिए वैसे जिस तरह से प्रमोशन थोड़ा-सा डिले होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रमोशन जल्दी दिला सकती है। जैसे आपको अगर गैलेंट्री वगैरह मिल गया है, तो आपको उसी दिन अगले दिन से ही आप एक जो है तो पोस्ट ऊपर चले जाते हैं। और इस ऐसे जनरली देखा जाए तो वेतन आपका 10 साल के बाद इंस्पेक्टर का लग जाएगा, भले ही आपको प्रमोशन मिले, ना मिले, डज़न्ट मैटर। और प्रमोशन आपका होता है जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जो आप मार्क्स लाते हैं एग्ज़ाम में, उस पे डिपेंड करता है कि आपको प्रमोशन किसको पहले मिलेगा और किसको बाद में मिलेगा। वहाँ पर जो एग्जाम लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है। जी, जी। अब थोड़ा सा हम लोग आएंगे, तैयारी के रणनीति जानेंगे। आप तैयारी शुरुआती दौर में किस तरीका से की, थोड़ा सा ये बताइए। जब स्टार्ट कर रही थी तैयारी उस तरीके उसी समय। देखिए, जब स्टार्ट करी थी तैयारी तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरी स्टोरी थोड़ी-सी डिफरेंट रही। तो फिर मैं पीएचडी करने के लिए थी आगे लिए और मेरा 2 जगह सिलेक्शन भी हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक मोतिहारी में, एक आपका गया वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो फिर एक जगह मैं इंटरव्यू से आउट हो गई क्योंकि एक भी जनरल की सीट नहीं थी उसमें, क्योंकि एक ईडब्ल्यूएस की थी और जनरल की बिल्कुल सीट नहीं थी, वरना एक जनरल की रहती तो मेरा उसमें हो जाता। और मोतिहारी जहाँ मेरा हो जाता, बट वहाँ पे मेरे को डेंगू हो गया तो मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे नहीं प्रेज़ेंट हो पाई। और फिर मेरा जीवन जो है मोड़ ले लिया, टर्न ले लिया एजुकेशन फील्ड से। मम्मी ने कहा कि जो है आप जॉब की तैयारी कर लो, उसके बाद तुम पीएचडी कर लेना, हमें कोई इश्यू नहीं है। तो उसी साल मैंने इसका फॉर्म भरा था एसआई का, उसी साल मेरा प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स बस समझिए कि ज़्यादा मैंने प्रीलिम्स के लिए उतना नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन जितना पढ़ा था उसमें प्रीलिम्स हो गया था। लेकिन उसके बाद मेंस उतना आसान नहीं था। तो मेंस में जो मेरी रणनीति बनी तैयारी की, जो वो मैंने 7 महीने 6 महीने पढ़ा है अच्छे से, वहीं उसी तैयारी ने मुझे हर जगह सिलेक्शन दिलाया। जो फॉर्म मैं उसके बाद भरती गई, लगभग मेरा हर जगह सिलेक्शन होता एनटीपीसी रहा। में भी आपका रिजल्ट जी, आया। एनटीपीसी फेज़ 1 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में थी, तो मैं उसके फेज़ 2 का एग्ज़ाम देने के लिए गुवाहाटी नहीं जा सकी, क्योंकि लिमिटेड छुट्टी होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक प्रश्न था कि क्या दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे प्रतिदिन एक सेट प्रैक्टिस करें, ये कितना कारगर होता है? देखिए, सेट प्रैक्टिस तुरंत नहीं करनी चाहिए। जब तक आपने अभी पढ़ा ही नहीं, आप सेट प्रैक्टिस लेके बैठ जाओगे तो पहले ही डिस्करेज हो जाओगे कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो पहले क्या करना है कि पहले आप पढ़िए,
चीज़ों को पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है? जब आप पढ़िएगा, जब आपको नॉलेज होगा, उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस मतलब कम से कम आपका 1.5 से 2 महीना हो जाने दीजिए तैयारी का। उसके बाद तो आपको हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी-थोड़ी नॉलेज गेन कर लेंगे उतने में आप। तब आपको सेट प्रैक्टिस बनाने में मज़ा आएगा और उससे पता चलेगा कि कौन-सी फ़ील्ड में आप कमज़ोर हैं और कौन-सा फ़ील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। जो फ़ील्ड आपका कमज़ोर है, उस टॉपिक को साइड में नोट करते चलना है। उसके बाद उन टॉपिक पे फिर से जाकर उस टॉपिक को पढ़ना है और फिर से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो घटाचक्र की बुक है, उसमें टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आप उससे उस टॉपिक को बनाइए। अब सेट प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक बनाई थी? सेट प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक अपनाई थी? किस प्रकाशन का था, बता सकती हैं? जी, सेट प्रैक्टिस के लिए मैंने 2-3 जो है सेट लगाए थे। एक तो सेट था एडुटेरिया का, दूसरा सेट था रुक्मिणी प्लेटफ़ॉर्म का सेट है। और मेंस में मैंने उसकी सेट को खरीदा था क्योंकि उसमें हिंदी भी इंक्लूडेड दी गई थी कि इसमें हिंदी भी प्रैक्टिस कर सकें। और एडुटेरिया में उस वक़्त हिंदी नहीं दिया गया था, तो उस वक़्त मैंने रुक्मिणी का खरीदा था, वो काफ़ी बेनिफिशियल था, हिंदी के लिए भी और जीएस के लिए भी। तो वो सेट मैंने उसमें लगाए थे। और एक है आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें अड्डा 24 उस पे भी मैंने सेट लगाए हैं। क्योंकि उसमें उस वक़्त फ्री क्वेश्चन्स थे, तो मैंने फ्री वाले सेट मैंने लगाए हैं और टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स आते थे, तो वो मैंने बनाए हैं। जब आपका सेट में कम अंक आता था, तो उसके लिए आप क्या करती थी? किस तरीका से करती थी? जब मेरे सेट में कम नंबर आते थे, शुरुआत में तो कम ही नंबर आएँगे, लेकिन फिर मैं आगे के सेट के लिए टारगेट लेती थी। कि जैसे मान लीजिए इस सेट में मेरा अगर 60 आया है, 60 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सेट के लिए मैंने कहा कम से कम 62 हो जाने चाहिए, पर 60 के नीचे नहीं जाने चाहिए। तो उस जो सेट मैंने लगाया है उसमें जो क्वेश्चन मेरे नहीं बने, मैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ती थी, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं उसके आंसर है। ये हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप उन टॉपिक को साइड में लिख लीजिए जो टॉपिक आपसे जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं टच हो पा रहा है। फिर उस टॉपिक को जाके पढ़िए, फिर दोबारा से आप उसको लगाइए, तो आपसे ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। 2-4 क्वेश्चन और बढ़ ही जाएँगे बल्कि। यदि देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा सेट प्रैक्टिस होता है जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता है। हाँ। बहुत सारे ऐसे प्रकाशन वाले हैं जो एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन आपको कौन सा बुक लगा? देखिए, रुक्मिणी का अच्छा है, उन्होंने हर जगह एक्सप्लेनेशन दी, इवन हिंदी में भी और आपका जीएस में भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और आप एडुटेरिया भी पढ़ सकते हैं, एडुटेरिया में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेट में। अब मेंस की बात करेंगे थोड़ा सा। मेंस के लिए, मेंस का तो पीटी से आपका अलग रणनीति था। मेंस के लिए क्या की? जब शुरुआती आपका पीटी का रिजल्ट आया तो मेंस के लिए आपने क्या अपनाया रणनीति? देखिए, मेंस के लिए जो रणनीति था, आप देखिए पीटी और मेंस को अलग नहीं कंसीडर करिए। कोई भी जो भी लोग हैं, यही नहीं कि इस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीटी और मेंस को अलग लेके नहीं चले। इस एग्ज़ाम के लिए तो स्पेशली इसलिए नहीं चले क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस पीटी और मेंस का सेम है। तो अलग ही क्यों पढ़ना है? तो सबसे पहले जो कॉमन हम टॉपिक उन पे बात कर लेते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सारे जो कॉमन है, तो ये पीटी में पढ़ना है। मेंस में इनका क्या होगा, रिवीजन होगा। तो जब हम लोग तैयारी करेंगे तो इन सब्जेक्ट को हमें कॉमन लेके चलना है। मैथ्स और रीजनिंग क्या है, पीटी में कम आती है, मेंस में ज्यादा आती है, तो उस वक्त थोड़ा मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है। और हिंदी का आपका क्वालिफाइंग है तो वो उस वक्त हिंदी पढ़ लेना है। लूसेंट पढ़ी थी क्या? बहुत बच्चे डिमांड करते हैं लूसेंट को लेकर। आप लूसेंट पढ़ी थी? जी, मैंने लूसेंट भी पढ़ा है, मैंने क्राउन भी पढ़ा है और एनसीईआरटी सार संग्रह भी मैंने पढ़ा है। जी। एक प्रश्न आपसे, बच्चे का बहुत सारा प्रश्न था। आप भी चैनल चलाती है, उस चैनल का क्या नाम है, थोड़ा सा बता दें। एसआई प्रिया झा। ऐसा ही प्रिया। जी। मेंस का जब आपका रिजल्ट आ गया तो फिजिकल के लिए आपका क्या रणनीति था? मेरा जब मेंस का रिजल्ट आने से पहले ही मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो मुझे पता था डेफिनेटली रिजल्ट हो जाना है, क्योंकि मैंने हमेशा जनरल बॉयज की कट ऑफ को टारगेट किया। जनरल बॉय। हाँ, मेरा हमेशा से जनरल बॉयज की, प्रीलिम्स में मैंने जनरल बॉयज की कट ऑफ को टारगेट किया था, तो प्रीलिम्स में भी रिजल्ट हुआ। इस बार मैं मेंस में भी मैंने जनरल बॉयज की कट ऑफ को टारगेट किया था, तो मुझे लगा था मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मैं टेंस थी उस दिन एग्जाम दे के आने का। 2-2 शिफ्ट का एग्जाम देना बहुत हेडेक हो जाता है, इतना आसान नहीं होता एक दिन में 2-2 शिफ्ट अटेंड करना। हाँ, जीएस वाला पेपर जो है अगर फर्स्ट शिफ्ट में होता, आई थिंक 85 प्लस क्वेश्चन भी मेरे सही चले जाते, बट क्योंकि उस दिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 दिन से मेरी रात की नींद नहीं ठीक से थी, तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई थी। आते हुए क्वेश्चन मेरे से गलत हुए हैं 5-6 क्वेश्चन। तो कितना घंटा पढ़ती थी? पढ़ाई के कोई फिक्स आवर्स नहीं होते। मैं टॉपिक सेट करती हूँ, मैं टॉपिक सेट करती हूँ कि इतने दिन में मेरे को इतना करना है, तो इस दिन में मुझे इतना करना, मैं टॉपिक सेट करती थी। उस हिसाब से मैं टॉपिक फिनिश करके ही सोती थी, चाहे रात के 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए। टॉपिक जो आप टॉपिक सेट करती थी, क्या उसमें ये वरीयता देती थी कि एग्जाम में टॉपिक बेहतरीन पूछे जाते हैं, यहाँ से 1-2 अंक का पूछा जाता है, या सब जनरल टॉपिक का आप फिक्स करती थी? टॉपिक मतलब जो आप चेंज सेलेक्ट करती थी उसका क्या रणनीति थी?
देखिए, जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है जीएस मास्टर है, उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो होमवर्क सीरीज़ चलाते थे, उसी से मैंने टॉपिक सेट करके कंप्लीट किया है। और हाँ, उसपे मैंने अपना एडिशन जो मैंने किया है, मेरा अपना एडिशन था कि वो सारे टॉपिक के बाद में उन सबका ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करते थे। ये मेरा एडिशनल था उसमें। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप किसी के पास ट्रेनिंग की या खुद से की फिजिकल? फिजिकल हमें भागलपुर में कम्युनिटी पुलिसिंग नाम की एक संस्था है, वहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग कराया गया था। तो वहाँ पे मैंने मतलब जब मुझे लगा कि मेंस में मेरा रिजल्ट 100% हो जाएगा, तो उसके अगले दिन से ही मतलब मेरी मम्मी ने कहा धकेल के जाओ, निकलो तुम तय दौड़ो ग्राउंड में, सैंडिस कंपाउंड है भागलपुर में। तो फिर मैं वहाँ गई तो पता चला कि एक फ्री की संस्था है जो सिखाती है, कम्युनिटी पुलिसिंग भागलपुर है। वो आशीष भारती आईपीएस सर है, उन्होंने उसे स्टार्ट करा था। तो उससे बहुत बेनिफिट मिला। वहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब में थे वही हम लोगों को सिखाने आते थे जो पुलिस की जॉब में थे। तो वहाँ पे बाहर से लगता है कि लड़की लोगों को खास कर लेकर, ये लड़कियों का प्रश्न था कि पुलिस में जाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप हैं, कितना अलग लगता है बाहर से और अभी जो आप पुलिस में है, कितना अंतर लगता है? देखिए, मजबूत बनाता है पुलिस आपको, आपको बोल्ड बनाता है, आपको तैयार करता है, मजबूत करता है। ट्रेनिंग आप 100 लोगों की भीड़, 500 लोगों की भीड़ को हैंडल कर सके, इसीलिए तो आप तैयार किया जाता है आप लोगों को। और अगर आप पुलिस में नहीं आइएगा तो जो महिला परेशान है, कल कुछ हो सकता है जब आप पुलिस में नहीं थे तब हमें भी बहुत सी परेशानी से सामना करना पड़ता था। तो हम चाहते थे कि एक फीमेल ऑफिसर हो जिससे हम बात करें। अगर हम ही लोग अगर नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हमें ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि एक लड़की जितना कंफर्टेबल फील करती है एक लड़की को अपनी बात बताने में, अपनी बातें रखने में, उतना एक मेल ऑफिसर के साथ नहीं करती है, उतनी कंफर्टेबल नहीं होती उसको अपनी सारी परेशानी बताने में। इसीलिए हमें तो इस फील्ड में आना ही पड़ेगा। एक प्रश्न आपसे है, जो अभ्यर्थी चूंकि आपके साथ भी यह घटना घटा होगा, जब आप डीमोटिवेट हो जाती थी तो किस तरीका से अपने आप को हैंडल करती थी? देखिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये बात बताई है कि मैंने खुद के लिए क्या किया था। टीना दाबी जी का जब मैंने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला था, मैंने अपने स्टडी टेबल के आगे एक पेस्ट कर रखा था, डोंट क्विट, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था डू और लास्ट में क्विट का इट को। तो वो मैंने सेम चीज़ की। मैंने सेम चीज़ की, बिल्कुल की मैंने। और मैंने अपने आगे पेस्ट कर दिया अपने हाथ से ही लिख करके, और उसको डू इट को मैंने हाईलाइट किया। जब भी लगता था अब नहीं करना है, डू इट, करना है, कैसे नहीं करना है, टारगेट है, सिलेक्शन लेना है। इतना एक लड़की होने के बाद जब आपके ऊपर जो प्रेशर होता है ना, आई डोंट थिंक कि लड़कों को उतना प्रेशर होता होगा, लेकिन लड़की को बहुत प्रेशर होता है। समाज का प्रेशर होता है, घर से प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है। लड़कियों को जो ताने सुनने पड़ते हैं ना, वो हमने फेस किए हैं। तो इससे निकलना था, उभरना था। तो इसीलिए ये चीजें भी अंदर से मोटिवेट करती थी करने के लिए। जब मैं मेंस का एग्जाम देने वाली थी, उससे जस्ट 15 दिन पहले मुझे पता चला मुझे स्टोन है। क्यों? क्योंकि मुझे सीवियर पेन था। और स्टोन की कंडीशन में भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ, आओ, और उसके बाद भी पढ़ने बैठे रहने का, क्योंकि बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता था उस समय, क्योंकि स्टोन मेरे राइट किडनी में बनता है। और लगभग मेरे को अभी तक 3 बार स्टोन बन भी चुका है, ठीक है? उसके बाद भी लेकिन मैं उस सिचुएशन में भी पढ़ती रही। 12 बजे रात तक मैं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे नाइट की स्टडी की मुझे आदत नहीं, लेकिन उस कंडीशन में बस कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ना पड़ता, क्योंकि एग्जाम जस्ट नियर था मेरे। जो भी अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? जीवन में कभी हार नहीं मानना है, अपना बेस्ट देना है, चाहे अपना बेस्ट देना ही, बिल्कुल। और हारना क्यों? या तो हारेंगे या तो कुछ सीख के जाएंगे, है ना? और जो नहीं मिला उसके लिए अफसोस नहीं करना है, क्योंकि उससे बड़ी चीज आपका वेट कर रही है। क्योंकि जब मेरे को डेंगू हुआ था तो उस वक्त मैं अपना गोल्ड मेडल नहीं रिसीव करने जा पाई थी गवर्नर से, क्योंकि मैं अपने मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स है। तो लेकिन अगर मैं उस चीज़ का अफ़सोस करती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैंने अफ़सोस नहीं किया, मैं पढ़ाई में लगी रही, और आज मेरे पास ये अचीवमेंट है। मैं उसके बाद गई, मैंने अपना मेडल वगैरह सब कुछ रिसीव किया जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उससे पहले जस्ट। अ, अब अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हुआ तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला इंटरव्यू में उसे शामिल करूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे लोगों तक मेरी बात पहुँचाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद।